अस्सलाम वालेकुम। जावेद शाहीन अपने यूट्यूब चैनल जावेद नेटवर्क एक्सपर्ट के साथ आज मैं आपके साथ इंशाल्लाह IEEE का 802 जो फैमिली है उनके जो स्टैंडर्ड्स हैं उनको डिस्कस करने जा रहा हूँ कि ये जो 802 हम नाम सुनते हैं, ये जो नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर हैं, जो नेटवर्क पे जो काम करते हैं या जो सॉफ्टवेयर पे भी काम करते हैं, उन सब के लिए 802 फैमिली का ज़रूर पता होना ज़रूरी है। वैसे भी ये जब हम जॉब पे जाते हैं तो उस वक्त हमें 802 के जितने भी स्टैंडर्ड्स हैं उनके बारे में होनी ज़रूरी होती है। ये इंटरव्यू के लिए इम्पैक्ट भी होता है और अगर आपको का पता होता है तो डेफिनेटली जो लोग हैं वो इंटरव्यू लेने वाले वो आपसे मुतासर भी होते हैं, क्योंकि ये एक वो स्टैंडर्ड्स हैं जिनका नॉलेज जो है वो आम तौर पर या आपको बुक्स के अंदर इसको इतना थॉरली आप नहीं पढ़ते, लेकिन ये आपके स्टैंडर्ड जो हैं ये बीइंग ए नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर तो खैर आपको ज़रूर पता होने चाहिए। और बाकी कंप्यूटर के रिलेटेड जो भी जॉब्स होती हैं उनमें इनकी बहुत ज़रूरत होती है, तो आपको ताकि पता होगा ये कौन से स्टैंडर्ड्स हैं, ये कौन से प्रोटोकॉल यूज़ करते हैं या कौन से ये प्रोटोकॉल हैं, किस लिए इस्तेमाल हो रहे हैं, तो इन सारी चीज़ों का हमें नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। लेट्स स्टार्ट। IEEE 802.1 ये इनका जो स्टैंडर्ड है, ये बेसिकली जो नेटवर्क मैनेजमेंट है, जितनी भी नेटवर्क आपने कोई बनाया है, आपका जो नेटवर्क बना हुआ है उसकी जो मैनेजमेंट है, उसकी जो मॉनिटरिंग है, वो सारी की सारी ये चेक करनी कि क्या वो जो स्टैंडर्ड नेटवर्क बना हुआ है क्या वो 802 जो स्टैंडर्ड्स है जो IEEE ने दिया है उसके मुताबिक वर्क कर रहा है। क्योंकि स्टैंडर्ड्स हमने पहले बात की थी कि कम्युनिकेशन के लिए हमारे स्टैंडर्ड्स जो हैं उनके ऊपर हमने काम करना है। मैंने अपनी पहली वीडियोज़ में भी ये डिस्कस किए हैं, आपको पिछली वीडियो मिल जाएगा ये, उसमें मैंने स्टैंडर्ड्स को बड़ा डिटेल में डिस्कस किया है कि ये जो स्टैंडर्ड्स हैं ये बेसिकली बताते हैं कि जो नेटवर्क कम्युनिकेशन कर रहे हैं डिवाइसेस, जो नोड्स आपस में कम्युनिकेट कर रही हैं ना, वो रूल्स जो बनाए गए, स्टैंडर्ड जो बनाए गए उनको फॉलो करके कम्युनिकेशन कर रही है नहीं करी। अगर वो नहीं स्टैंडर्ड के मुताबिक है तो वो सारी बात कम्युनिकेशन होगी ही नहीं। तो इसीलिए जो 802.1 है IEEE का जो स्टैंडर्ड है वो चेक करता है कि क्या ये जो नेटवर्क बनाया गया है वो जो IEEE 802 जो स्टैंडर्ड बना है क्या उसके मुताबिक है, तो उसके मुताबिक उसकी मैनेजमेंट जो होती है वो सारी इसमें जो होती है और मॉनिटरिंग जो होती है उस नेटवर्क के अंदर जो कैपेबिलिटीज़ होती हैं वो सारी स्टैंडर्ड के अंदर डाली जाती हैं। नेक्स्ट आ जाता है जी IEEE 802.2। ये एक जनरल स्टैंडर्ड है, या आपने बहुत दफ़ा सुना होगा 802.2 जो है ये बेसिकली इस्तेमाल होता है डाटा लिंक लेयर के लिए। ये जो हमारी डाटा लिंक लेयर है ये इसके अंदर इस्तेमाल होता है। ये OSI रेफरेंस मॉडल आपने डेफिनेटली पता होगा, बड़ा डिटेल में इसको पता होगा, उसकी 7 लेयर्स होती हैं। तो उस लेयर्स में से ये डाटा लिंक लेयर जो होती है ये सेकंड नंबर पे होती है, तो उसके अंदर ये इस्तेमाल होता है। और उस लेयर को जो आगे मज़ीद 2 लेयर्स में डिवाइड किया जाता है। एक को बोलते हैं LLC लॉजिकल लिंक कंट्रोल लेयर, और दूसरी को बोलते हैं MAC मीडिया एक्सेस कंट्रोल लेयर। ये 2 लेयर्स होती है डाटा लिंक लेयर की। और ये जो 802.2 है ये स्टैंडर्ड है बेसिकली अपर डाटा लिंक लेयर सब लेयर के लिए। डाटा लिंक लेयर की जो सब लेयर है उसमें जो उसका जो अपर लिंक है लेयर होती है जिसको लॉजिकल लिंक लेयर कहा जाता है या लॉजिकल लिंक कंट्रोल कहा जाता है, इस लेयर के लिए ये यूज़ होता है। उसके बाद ये जब इसकी चूँकि लोअर भी लेयर्स होंगी, डेफिनेट लोअर डाटा लिंक लेयर होगी, तो उसके लिए फिर 802, 3, 4, 5 ये अगले स्टैंडर्ड्स हैं वो यूज़ किए जाते हैं। तो बेसिकली जो 802.2 है वो हमें स्पेसिफाइज करता है जनरल इंटरफेस किस किस के दरमियान में, नेटवर्क लेयर और डाटा लिंक लेयर। 2 ये ऊपर नीचे लेयर्स होती हैं, डाटा लिंक लेयर और नेटवर्क लेयर। तो इनके दरमियान में जो इंटरफेस प्रोवाइड करना है वो 802.2 की जिम्मेदारी है, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। 2 लेयर्स ने आपस में कम्युनिकेशन करनी होती है तो उनके दरमियान में डायलॉग्स
जो होने हैं उनके लिए इंटरफेस की ज़रूरत होती है, तो वो 802 जो हमारी लेयर होती है IEEE की, उसकी ये जिम्मेदारी है। तो आप दूसरे लफ्ज़ों में अगर हम इसको आसान लफ्ज़ में बात करें तो 802 जो है ना वो एज ए ट्रांसलेटर काम करता है। ठीक है जी, डाटा लिंक लेयर के लिए ये एज ए ट्रांसलेटर काम करता है। वो ट्रांसलेट करके डाटा जो है वो नेटवर्क लेयर को ट्रांसमिट करने के लिए ये स्टैंडर्ड यूज़ किया जाता है। बहुत मशहूर स्टैंडर्ड है, क्योंकि हमारी नेटवर्किंग जो है वो सारी की सारी डाटा लिंक लेयर को नेटवर्क लेयर के ऊपर हो रही होती है, उसमें ये यूज़ हो रहा था। नेक्स्ट आ जाता है जी हमारे पास 802.3 ईथरनेट। ये उससे भी ज़्यादा आम इस्तेमाल होने वाली लेयर है। ये क्या डिफ़ाइन करता है जी? ये डिफ़ाइन करता है कि जो मैक लेयर है फॉर द बस नेटवर्क्स, ठीक है जी, जो मैक लेयर होती है उसने जो डाटा यूज़ करना है वो किस लिए करना है? जो बस नेटवर्क्स होते हैं उनके लिए। क्योंकि हमारे पास नेटवर्क की हमने एग्जाम पढ़ी है, टोपोलॉजी हमने पढ़ी है, रिंग टोपोलॉजी पढ़ी, बस टोपोलॉजी पढ़ी, हमने ट्री टोपोलॉजी पढ़ी, स्टार टोपोलॉजी पढ़ी, सारी टोपोलॉजीज हमने पढ़ी हैं। तो ये एक स्पेसिफिक ईथरनेट स्टैंडर्ड है। जब ईथरनेट की बात करेंगे, जहाँ पे भी हम आप कम्युनिकेशन में बात करेंगे, नेटवर्किंग की बात करें, तो उसका मतलब होता है बस नेटवर्क या बस टोपोलॉजी। तो वहाँ पे ये CSMA, ये कैरियर सेंस मल्टीपल एक्सेस कोलिजन डिटेक्शन एक एल्गोरिज़म है, ठीक है, जो 802 के लिए बतौर स्टैंडर्ड यूज़ किया जाता है, और ये ईथरनेट के लिए सिर्फ ऑपरेट करता है ये। और स्टैंडर्ड का बेसिकली जो काम है वो क्या है कि जो आपकी मैक लेयर है, यानी दोनों जो मैक है और जो फिज़िकल लेयर है, उन दोनों को आपस में इनकम्पासिस करता है। ये CSMA CD जो है, अगर उसकी हम बात करें तो ये बेसिकली एक कंट्रोल एक्सेस होती है, ठीक है जी, नेटवर्क केबल के अंदर। ये हमारी नेटवर्क केबल के अंदर बेसिकली CSMA CD जो है कंट्रोल एक्सेस होती है। यानी कि अगर तो डाटा नहीं है, अगर हमारे पास इफ़ देयर इज़ नो डाटा, तो कोई भी बंदा जो है वो ट्रांसमिट के लिए जब ट्राई करेगा, ये करता है, तो ठीक है, वो उसको हो जाएगा डिटेक्ट, उसकी कम्युनिकेशन हो जाएगी। और अगर नोड्स ने कोलिजन कोई डिटेक्ट कर दी, कोलिजन का मतलब होता है जब एक डिवाइस को वो 5-7 या आ जाती हैं सर्वर के तरफ से या आपके होस्ट की तरफ से रिक्वेस्ट आ जाती हैं, तो उस वक्त उसको पता नहीं चलता, तो उस वक्त कोलिजन आ जाती है। तो जो उस वक्त जो है दोनों जो हमारे पास होते हैं, आपके मीडियम जो सोर्स और डेस्टिनेशन है, वो ट्रांसमिशन जो होती है उसको स्टॉप कर देते हैं, और एक अमाउंट ऑफ टाइम होती है जिसके वो तक वो वेट करते हैं, उसके बाद फिर उसको वो ख़त्म कर देते हैं, उसकी कम्युनिकेशन को निगलेक्ट कर देते हैं। तो 802.3 जो है वो 10 Mbps पर सेकंड यानी कि MB/s पे ये काम करती है। उसके बाद इसके आगे सब स्टैंडर्ड्स आ गए हैं 802.3U, ठीक है जी, ये 100 MB/s यानी कि फास्ट नज़र के इस्तेमाल होता है। उसके बाद 802G भी आ गया जी, 3G 3A भी, जो कि 1000 MB यानी कि गीगाबिट ईथरनेट होते हैं। 3AE, ठीक है जी, लेटेस्ट है, वो 10 GB ईथरनेट के लिए इस्तेमाल होता है। नेक्स्ट आ जाता है जी हमारे पास IEEE स्टैंडर्ड 802.4, इट इज़ फॉर टोकन बस। अब इसमें देखिए टोकन भी यूज़ कर रहा है, बस भी कर रहा है, और यूज़ मैक लेयर भी हो रहा है, और यूज़ भी बस नेटवर्क के लिए हो रहा है। तो इसका मतलब ये नहीं कि ये टोकन लेता है, इसका मतलब ये है कि ये टोकन मैकेनिज़्म यूज़ करता है। जहाँ पर ये स्टैंडर्ड यूज़ हो रहा है बस नेटवर्क्स के अंदर या ईथरनेट के अंदर, बस नेटवर्क के अंदर, तो उस वक्त जो कम्युनिकेशन हो रही होती है सेंडिंग और रिसीविंग डिवाइस के दरमियान में, जो मैकेनिज़्म वो अडॉप्ट करते हैं वो टोकन पासिंग मैकेनिज़्म अडॉप्ट करते हैं। क्योंकि जो जब हम इसकी बात करेंगे, जो टोकन पास लैन हमारे पास अगर है, तो इसमें जो फिज़िकल मीडिया है वो हमारे पास बस टोपोलॉजी भी हो सकती है, ट्री टोपोलॉजी भी हो सकती है। और वो क्या करते हैं,
लॉजिकल रिंग जो होता है, बेसिकली लॉजिकल रिंग वहाँ पे क्रिएट हो जाता है। कोएक्सियल केबल वहाँ पे यूज़ हो रही होती है, कोएक्सियल केबल के ज़रिए से लॉजिकल रिंग जो है वो क्रिएट कर लेते हैं। फिजिकल रिंग नहीं, यानी कि रिंग टोपोलॉजी नहीं यूज़ होती, लॉजिकल रिंगिंग वहाँ पे यूज़ की जाती है। जब रिंग का लफ्ज़ आ रहा है तो जब, क्योंकि रिंग के अंदर जितना भी डाटा ट्रांसमिट हो वो टोकन की फॉर्म में हो रहा होता है, ये हमें पता होना चाहिए। तो टोकन जो होता है वो एक यूज़र से सीक्वेंस के अंदर दूसरे यूज़र के पास, फिर दूसरे से तीसरे के पास, इस तरह से वो सीक्वेंस के साथ चुक जाता है। जब सीक्वेंस के जाता है तो वो एक टोकन की शेप इख्तियार कर लेते हैं, इसलिए उसको लॉजिक टोकन बस का नाम दिया जाता है। और जो हर स्टेशन होता है वो एड्रेस जो होता है स्टेशन का, उसके लेफ़्ट या राइट, क्योंकि ये देखें ना, ये लेफ़्ट जब राइट स्टेशन की हम बात करेंगे तो डेफिनेटली वहाँ पे हमारे पास टोकन जो टोपोलॉजी होती है, हमारी रिंग टोपोलॉजी, उसके कम्युनिकेशन अपने एक लेफ़्ट के साथ होती है, एक राइट के साथ होती है, दोनों के साथ होती है। इसमें भी वो अपने लेफ़्ट राइट का दोनों का एड्रेस रखता है हर सिस्टम, और जब वो सीक्वेंस के साथ रिंग आता है तो वो उसके पास भेज देता है। और जब स्टेशन जो है वो उसी वक्त ट्रांसमिशन करेगा जब टोकन आएगा, यानी कि उसके पास टोकन पहुँचेगा, अदरवाइज़ उसकी कम्युनिकेशन नहीं होगी। तो इसलिए इसको 802.4 को टोकन बस का कहा जाता है। ये पुराने मतलब काफ़ी पुराने स्ट्रक्चर्स हैं, ये स्टैंडर्ड यूज़ होते थे। अब चूँकि बहुत हाई फाई आ गए हमारे पास सिस्टम। नेक्स्ट आ जाता है जी हमारे पास 802.5, ये स्पेसिफिक टोकन रिंग के लिए, यानी कि रिंग टोपोलॉजी के लिए यूज़ किया गया है। ये जो IEEE स्टैंडर्ड जो है, IEEE का जो स्टैंडर्ड है, ठीक है जी। ये जो स्टैंडर्ड ये डिफ़ाइन करता है कि ये जी बना है मैक लेयर के लिए और किसके लिए, टोकन रिंग नेटवर्क्स के लिए। अब देखिए इसमें स्पेशल उसे नाम दे दिया है रिंग नेटवर्क्स, बस नेटवर्क्स नहीं कहा। मतलब जो यहाँ पे आपने अंडरस्टैंड करनी चीज़, ये देखें वो टोकन तो उसमें भी था, खैर रिंग नेटवर्क्स, ये अंडरस्टैंड करने वाली बात है कि बस नेटवर्क्स के लिए नहीं है ये स्टैंडर्ड, ये रिंग नेटवर्क्स के लिए, यानी कि रिंग टोपोलॉजी यहाँ पे यूज़ हो रही होगी ज्योमेट्रिकली, फिजिकली। तो जो इसमें टोकन होता है वो चूँकि फ्रेम होता है, उसको किस तरह से डिज़ाइन किया जाता है कि वो एक नोड से जब दूसरी नोड में जाता है, ट्रैवल करता है, तो वो रिंग की फॉर्म में जो है ना वो ट्रैवल करता है। जब इसके साथ कोई डाटा अटैच कर दिया जाता है, इसके साथ डाटा जब अटैच हो जाता है तो जो फ्रेम होता है वो मॉडिफाई हो जाता है, क्योंकि नेटवर्क के अंदर वो एल्गोरिदम होते हैं, वो उसको मॉडिफाई कर देते हैं उस फ्रेम को, क्योंकि उसके अंदर डाटा साथ उसके साथ अटैच होना, फ्रेम ने मॉडिफाई तो होना ही होना है। अब उसके साथ ट्रांसमिशन और डाटा जो होता है, सेंडिंग और रिसीविंग, उसके एड्रेसेस भी चूँकि शामिल होते हैं फ्रेम के अंदर, वो सारे उसके साथ अटैच हो जाते हैं। और हर जो नोड होती है नेटवर्क के अंदर, वो चेक करती है पहले नेटवर्क के टोकन को, और उसके बाद अगर उसका एड्रेस होता है ठीक है, नहीं वो उसको जो आगे अगली नोड को भेज देती है। और एट द एंड वो जो उसका इंटेंडेड नोड होती है, यानी कि जो उसका डेस्टिनेशन होती है, उसके पास उस रिंग को पहुंचा दिया जाता है। और अगर वो वहाँ पे डाटा एक्सेप्ट कर लेता है, ठीक है जी, तो वहाँ फिर एक नया टोकन जो होता है वो जनरेट हो जाता है। इस तरह से कम्युनिकेशन जो होती है वो स्टार्ट हो जाती है। और अगर वो इंटेंडेड तक पहुँचने से पहले ही रास्ते में ही कहीं पे आगे पीछे हो जाता है, ख़राब उसका लूज़ हो जाए, लॉस हो जाता है, फ्रेम जो है वो कम्युनिकेट ही नहीं होता, तो वो जो टोकन होता है वो दोबारा से रीट्रांसमिट हो जाता है। ठीक है जी, इस तरह से ये सारी वर्किंग होती है। नेक्स्ट आ जाता है जी हमारे पास IEEE 802.6। ये जी मेट्रोपॉलिटन जो हमारा है, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क्स मैन, उसके लिए बना है। उसके भी आगे DQDB, डिस्ट्रीब्यूटेड क्यू डुअल बस, यानी कि ये इस स्टैंडर्ड का नाम है DQDB, डिस्ट्रीब्यूटेड क्यू डुअल बस। ठीक है जी, ये मैन के लिए प्रोटोकॉल बना था ये। ठीक है जी, और इसको जो अगर हम बात करें तो ये बहुत ही हाई स्पीड जो थी, हमारे मीडियम एक्सेस जो हमने शेयर कर रहे होते हैं, और मीडियम जो हम शेयर कर रहे होते हैं, तो उसको जो कंट्रोल करने के लिए ये एक प्रोटोकॉल बना था। बहुत हाई स्पीड प्रोटोकॉल है ये भी बस नेटवर्क के ऊपर ही यूज़ होता है। और इसके अंदर जो है ना 2 यूनिडायरेक्शनल बसेस होती हैं, तो वो इस तरह, यानी कि बेसिकली मैन के लिए है। और मैन के अंदर भी जो बस टोपोलॉजी यूज़ हो रही है उसके लिए ये स्टैंडर्ड बनाया गया, हाई स्पीड है। खैर नेक्स्ट आ जाता है जी हमारे पास 802.11।
वायरलेस नेटवर्क स्टैंडर्ड्स भी आप इन्हें कह सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर ये 802.11 जो ये भी एक फैमिली है, ये अकेला नहीं, इसकी एक आगे फैमिली है। ये जो स्टैंडर्ड है ये बहुत सारी फैमिलीज़ के लिए यूज़ हुआ है, क्योंकि ये वायरलेस नेटवर्किंग के अंदर यूज़ हो रहा होता है जी। ठीक है जी, बना ही वायरलेस नेटवर्क के लिए। तो इसके आपने बहुत ही मशहूर 3 स्टैंडर्ड तो आप अपने मोबाइल के लेते हैं, तो उसके ऊपर वो जो उसका जो आपको मिलता है बॉक्स, उसके ऊपर लिखे हुए आपको मिलते हैं 802.11a, 11b, 11g, यानी कि इनको सपोर्ट करता है जी ये मोबाइल। ठीक है ना जी। और अब लेटेस्ट अगर हम बात करें तो 802.11n, ठीक है जी, ये आए हुए हैं जी। तो ये क्या है 11a, क्या चीज़ है 11a? बेसिकली इसको बोलते हैं OFDM वेव फॉर्म। ये 1999 में बेसिकली ये पब्लिश्ड हुआ था। ठीक है जी। ये 5 गीगाहर्ट्ज़ बैंड जो है ना उसके ऊपर ये वर्क करता है, और 54 MB जो है ना पर सेकंड में इसका जो रेट है, डाटा रेट आप कह लें, उसको ट्रांसमिट करता है। तो ये आप कह सकते हैं जो 11A है ये हमारे पास वेव फॉर्म के लिए बेसिकली बनाया गया था। 11B भी है हमारे पास। ठीक है जी, उसके बाद आया ये। अब इसका जो रेट था वो तो था 11 MB पर सेकेंड। ठीक है जी, ये भी उसी तरह से ही इसकी जो थी मीडिया एक्सेस मेथड आप कह लें, वो ओरिजिनल स्टैंडर्ड के मुताबिक ही था। ये 2000 में बेसिकली इसकी जो 11B प्रोडक्ट्स थी ना वो पेयर होना शुरू हुई थी, और ये वायरलेस लैन टेक्नोलॉजी जो है उसके लिए इसको यूज़ किया गया है। और ये 2.4 गीगाहर्ट्ज़ एक बैंड होता है जो आप जब वेव फॉर्म के अंदर बात करते हैं उसके ऊपर यूज़ करता था। और ये जो है वो यूज़ होना शुरू हुआ जब ब्लूटूथ आई, हमारे पास ब्लूटूथ डिवाइसेस आई उनके अंदर। ठीक है जी, कॉर्डलेस जो टेलीफोन थे उनके अंदर, और कुछ रेडियो इक्विपमेंट्स थी उनके अंदर, ये जो स्टैंडर्ड था वो प्रोटोकॉल आप कह लेंगे यूज़ होना शुरू हो गया। फिर आया जी 11G। 2003 में, जून 2003 में 11G जो था 802.11G जो है वो अनाउंस हुआ था। वाकई ये भी 11B की तरह 2.4 गीगाहर्ट्ज़ पे ही करता था, लेकिन यूज़ ये भी क्या करता था OFDM बेसिकली बोलते हैं ऑर्थोगोनल फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग। ठीक है ना जी। ये डिजिटल ट्रांसमिशन के लिए यूज़ होता है, जो कि इनकोडिंग करता है डिजिटल डाटा को मल्टीपल जो कैरियर फ्रीक्वेंसीज होती हैं उनके ऊपर। तो ये OFDM के ऊपर ये भी काम करती थी 802.11G जो थी। अच्छा जी, यानी कि A और B दोनों का कम्बिनेशन हो गया। ये जो है OFDM है, और जो B थी वो हमने कहा थी ठीक है जी वो 2.4 गीगाहर्ट्ज़ के ऊपर काम करती है। अच्छा जी, अब इनमें फ़र्क क्या था? फ़र्क ये था स्पीड, डेफिनेटली ये 54 मेगाबिट्स पर सेकंड जो थी उसके ऊपर ये फॉरवर्ड और रिवर्स करती थी, फॉरवर्डिंग करती, डाटा रेट्स था इसका, और एरर करेक्शन कोड्स के साथ, यानी कि एरर को आनी उसको करेक्ट करना, ये सारे काम जो थी वो इसकी थी। और इसकी अगर हम थ्रूपुट की बात करें तो वो 22 MB पर सेकंड थी। ठीक हो गया जी। तो इसलिए 11G जो स्टैंडर्ड था ये रैपिडली यूज़ होना शुरू हुआ, और यूज़ हो रहा है डेफिनेटली। अच्छा जी, उसके बाद हमारे पास 2007 में 802.11 2007 एक स्टैंडर्ड जो है ना वो लॉन्च हुआ। ठीक हो गया जी। तो वो उस वक्त उसको कहा गया जी 802.11m में उस स्टैंडर्ड का नाम यूज़ किया गया। इसमें
बेसिकली 8 इसको 11 एम इसलिए कहा कि इसके अंदर 8 अमेंडमेंट्स की गई थी, यानी कि ABDEGHIJ सबको मिलाकर ये एक स्टैंडर्ड बनाया गया था। और बाद में इसका नाम 802.11 REVMA जो है वो भी रखा गया था। बहरहाल ये उस वक्त स्टैंडर्ड खैर बना था। उसके बाद जो 802.11 है, इसका एक स्टैंडर्ड आजकल जो हमने बड़ा सुना हुआ है, आपने भी सुना होगा, ये N, ये बेसिकली 2009 में जो है इसकी समझ लें आपके ये लॉन्चिंग हुई है, अक्टूबर 2009 में ये पब्लिश हुआ है ये, ठीक है जी। ये स्पेशली वाईफाई के लिए बनाया गया था। वाईफाई डिवाइसेस जितनी भी थी उनके लिए इसको इस्तेमाल किया गया था। ये मल्टीपल इनपुट मल्टीपल आउटपुट जो एंटीनाज होते हैं ना, मीमो इनको हम बोलते हैं, और जो 5 गीगाहर्ट्ज़ बैंड्स तक जो है वो काम करते हैं, ठीक है जी, उसके लिए वहाँ पे ये इस्तेमाल होता रहा है, उसके लिए इस्तेमाल हुआ। उसके बाद जी 11 जो है वो ये 2009 में, फिर 2012 में 11 का फिर आगे मज़ीद इसके ऊपर काम हुआ, ठीक हो गया जी, और 2012 में एक स्टैंडर्ड डेवलप किया गया। फिर 11 के साथ AC आ गया जी, 802.11 AC, ये 2013 में बनाया गया। ये वाईफाई 5 के लिए बनाया गया, इसको वाईफाई 5 का नाम दिया गया। ये सारे वाईफाई स्टैंडर्ड्स ही हैं, ठीक है जी। अब ये मल्टी यूज़र मीमो, हमारे पास एक टेक्निक होती है यूज़ एंटीनास के लिए, मीमो एक है, और उसको मल्टी में ये अलहदा मतलब चीज़ें हैं। और ये QAM हमारे पास जो बैंड है सिग्नल्स का, उसके 256 QAM के ऊपर ये काम करता था जी। तो इस तरह से उसके बाद 802.11 AD आ गया जी हमारे पास, यानी कि 11N के बाद ये हमारे पास AC के बाद AD, ठीक हो गया जी। उसके बाद ये गीगाबिट के अंदर इसका समझ लो वायरलेस गीगाबिट के लिए इसका ये यूज़ होता है अब। और फिर है जी 802.11 AF, ठीक हो गया जी। तो उसके बाद 2016 में हमारे पास एक नया स्टैंडर्ड लॉन्च किया उन्होंने जी, जिसका नाम उन्होंने रखा जी 802.11 और .16। इसमें उन्होंने 11 AE 11 AA 11 AD 11 AC 11 AF, ये जो स्टैंडर्ड 5 थे जी उनको अमेंड कर दिया गया जी, ठीक हो गया जी। उसके बाद ये बनाया गया जी। और उसके बाद 2017 में 11 AH 802.11 AH ये पब्लिश्ड हुआ जी। और उसके बाद 11 AI ये यूज़ हुआ जी। ये इनिशियल लिंक सेटअप टाइम जी के लिए, उसके लिए इसको बनाया गया बेसिकली। फिर 11 AJ आया जी, ये फैमिली आ गई जी। ये 45 गीगाहर्ट्ज़ के लिए स्पेक्ट्रम जो था इसका अवेलेबल था जी। ये बेसिकली इसको चाइना मिलीमीटर वेव CMMW भी कहा जाता है। 11 जो AJ स्टैंडर्ड है ना इनका, उसको ये। उसके बाद 11 AQ ये, उसके बाद ये आया, एक्सटेंशन आई जी। उसके बाद 11 AX ये वाईफाई 6 फैमिली के लिए समझ लीजिए इसको लॉन्च किया, इसका नाम वाईफाई 6 रखा गया है। इस तरह से यानी कि हमारे पास जो 11 फैमिली है वो चल रही है। और जो इस वक्त जो लेटेस्ट फैमिली चल रही है वो है 802.11 BE, ठीक हो गया जी। ये एक्सट्रीमली हाई थ्रूपुट पोटेंशियल जो है ना उसका है, और ये IEEE का जो नेक्स्ट अमेंडमेंट स्टैंडर्ड है, ये WLAN जो होता है उसके लिए यूज़ कर रहे हैं इसको, ठीक है जी। तो इस तरह से ये तो 11 फैमिली है सारी, एक लंबी चौड़ी फैमिली है, इसके ऊपर भी एक अलग वीडियो बन सकती है। फिर आखिर में आ जाता है जी हमारे पास 802.15 ये वायरलेस पर्सनल एरिया नेटवर्क के लिए यूज़ होती है जी। PAN जिसे हम बोलते हैं, ये भी एक टोपोलॉजी है, ये नेटवर्क की किस्म है।
जैसे लैन, मैन, वैन है, एक पैन भी होता है। पर्सनल एरिया नेटवर्क, पर्सनल एरिया नेटवर्क किसको बोलते हैं? वो नेटवर्क जो हमारा ब्लूटूथ के ज़रिए से हम बनाते हैं एक मोबाइल के साथ दूसरे मोबाइल के साथ, ठीक है जी, वो हमारा उस वक्त जो पर्सनल एरिया नेटवर्क बन जाता है। ये जो है ना वायरलेस जब जो कि इसको बोलते हैं, तो इसलिए ये वायरलेस पर्सनल एरिया नेटवर्क 802.15 जो था वो यूज़ किया गया था। और 15 की जो भी आगे इकसाम है जी, 1 है जी ब्लूटूथ शॉर्ट रेंज के लिए यूज़ होता है जी। फिर 802.15.3 है, ठीक है जी, ये भी हमारे पास UW शॉर्ट रेंज के लिए यूज़ होता है जी, इसको अल्ट्रा वाइड बैंड भी कहा जाता है जी। 4 था जी 802.15.4, ये ZigBee, ये वाले जो सेंसर नेटवर्क्स होते हैं ना उनके लिए इस्तेमाल किया जाता है। और उसके बाद जो 802.15.5 है, ये मैश नेटवर्क के लिए इस्तेमाल होता है, ठीक है ना जी। ये मॉडल उनके नेक्स्ट आते रहे तो सारे ये यूज़ हो रहे हैं जी, ठीक है जी। रिलायबिलिटी और रिडेंडेंसी ईच एंड ये काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं, उनके ऊपर काम करने की ज़रूरत होती है। वो सिक्योरिटी होती है, रिलायबिलिटी होती है, एफिशिएंसी होती है, तो उसके ऊपर काम करने के लिए अमेंडमेंट होती रहती है स्टैंडर्ड्स के अंदर, तो वो ये सारे साथ साथ बनते रहे, ठीक है ना, क्योंकि बैटरी की लाइफ के ऊपर काम करना बहुत ज़रूरी होता है। तो इसलिए ये स्टैंडर्ड जो जब बनाए जाते हैं, तो जब ये बने हैं तो इस वक्त बैटरी लाइफ को भी मद्देनज़र रखा गया। उसके बाद 802.16 हमारे पास वायरलेस मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क हमने पीछे पढ़ा है, मैन, ठीक है जी। अब उसके बाद आ जाए वायरलेस। जब वायरलेस की हम बात करेंगे तो वो हमारे पास क्या आ जाएगा, वायरलेस मैन की बात करेंगे वो 16 आ जाएगा, ठीक है ना। ये मोबाइल जो ब्रॉडबैंड वायरलेस हमारे एक्सेस मेथड होते हैं और मेट्रोपॉलिटन वायरलेस मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क WMANs, ये उनके दरमियान में बेसिकली उनके लिए स्टैंडर्ड बनाया गया था जी। और ये बेस स्टेशन जो होते हैं वो आपके जो जैसे मैंने पहले भी बात की OFDM, क्योंकि जब हम वायरलेस में आ जाते हैं तो OFDM के ऊपर हम आ जाते हैं, तो ये बेस स्टेशन को कनेक्ट करते हैं इंटरनेट के साथ, ठीक है ना जी। ये उसकी फ्रीक्वेंसी होती है, उसके ऊपर या जो लाइसेंस या अनलाइसेंस फ्रीक्वेंसीज होती हैं मुख्तलिफ। तो जो हमारे पास 802.16 स्टैंडर्ड जो चल रहा है, जो टेस्टिंग करता है, उसको बोलते हैं WiMAX। ये हमारा समझ 802.16 WiMAX स्टैंडर्ड इसको कहा जाता है। तो यहाँ तक हमारे तकरीबन जो मैंने स्टैंडर्ड आमतौर पर यूज़ हो रहे हैं सारे, इधर मैंने आपको बाय नोट भी दे दिए हैं, और आप इनको जो मैंने कुछ ज़बानी भी बता दी हैं, तो आप इनको इस पूरे सेटअप को अगर चेक करना चाहें तो आप मेरी वेबसाइट जो है JavedNetworkExpert.com विज़िट करिएगा। वहाँ से आपको इंशाल्लाह मेरी ये जो स्लाइड्स है पावर पॉइंट में बनी वो आपको अवेलेबल हो जाएगी, वहाँ से आप स्टडी कर सकते हैं। तो अगली वीडियो हासिल करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब प्लीज़ कर दें और बेल आइकॉन पे क्लिक कर दें। तो नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी, तब तक इजाज़त है जी। अस्सलाम वालेकुम।